तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में आप सभी का। इसमें हम आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं उत्पादन क्या है। तो उत्पादन या उत्पाद क्या है? तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। यानी कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं पर्यावरण में पाए जाते हैं प्राथमिक क्रिया द्वारा, उसे उपयोगी वस्तु में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला कुल उत्पाद, दूसरा सीमांत उत्पाद और तीसरा औसत उत्पाद। तो अब हम लोग पहला देखते हैं कुल उत्पाद। तो यानी कि टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। तो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हुए परिवर्ती कारक की प्रत्येक इकाई के उत्पादन का कुल जोड़ कुल उत्पादन कहलाता है। यानी कि जितना भी उत्पादन करने में खर्च किया गया है, जितना भी उत्पादन किया गया है, उन सभी को जोड़ने पर वह कुल उत्पाद होता है। इसे जो निकाला जाता है फॉर्मूला के द्वारा वह होता है TP इज इक्वल टू AP इंटू L। यहाँ TP है कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट, AP है एवरेज उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद, और L जो है वह लेबर की इकाई है। इसे एक और फार्मूला द्वारा दिखा सकते हैं TP इज इक्वल टू MP का योगफल यानी कि सीमांत उत्पाद का योग। अब इस चित्र को समझ लेते हैं। इसमें हम x अक्ष में यहाँ पे TP है कुल उत्पादन y अक्ष में, और x अक्ष में है लेबर यानी कि L। तो इसे निकालने इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। TP का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार के बनता है, जो कि मूल बिंदु से 0 से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरा है सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट। तो उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिवर्ती कारक की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद को सीमांत उत्पाद कहा जाता है। यानी कि अगर वर्तमान में 4 इकाई उत्पादन हो रहा है और कुछ समय बाद अगर 6 इकाई का उत्पादन होगा तो 2 इकाई अंतर आया, तो वही 2 इकाई सीमांत उत्पाद कहलाएगा। इसे अगर निकालना है फॉर्मूला के द्वारा तो MP इज इक्वल टू यहाँ पे होगा TPN माइनस TPN माइनस 1। यानी कि TP जो है TPN जो है उसमें उसके पहले वाले TPN को एक ठो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा सीमांत उत्पाद। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ देख सकते हैं y अक्ष में MP को रखा गया, x अक्ष में लेबर को, और चित्र कुछ इस तरह बीच से स्टार्ट होकर इस तरह बनता है यानी कि इस टाइप का। तो यह होता है MP। तब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारा उत्पाद है औसत उत्पाद। तो यह एवरेज प्रोडक्ट। तो कुल उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्ती कारक की प्रत्येक इकाई का प्रयोग कर प्राप्त प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। यानी कि अगर औसत उत्पाद क्या है तो एक लाइन में प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है, इसे ही बोलना है। अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है AP यानी कि औसत उत्पाद इज इक्वल टू TP कुल उत्पाद डिवाइड बाय लेबर यानी कि L। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पे y अक्ष में AP को रखा जाता है, x अक्ष में लेबर को, और इसका चित्र जो है सो कुछ इस टाइप का बनता है जो कभी भी x अक्ष को टच नहीं करेगा। यहाँ एक थोड़ा नोट कि उत्पादन वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है। तीनों उत्पादन जो वक्र होते हैं वह उल्टा U आकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है उत्पादन फलन। तो एक फर्म के भौतिक उत्पादन और
उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, जिसे कि Qx बराबर F इंटू एल, बड़ा एल फिर छोटा एल फिर के ई ओ से दिखाया जाता है उत्पादन फलन को। जो कि यहाँ पे Qx है वह x वस्तु का उत्पादन है, एल जो है श्रम की इकाई है, छोटा वाला जो आई है वह भूमि है, के द्वारा पूंजी को दिखाया गया है, ई से उद्यमी है और ओ से संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आगे है कि यह फलन दर्शाता है कि वस्तु x का उत्पादन श्रम L तथा पूंजी K पर निर्भर करता है। यानी कि श्रम और पूंजी बढ़ाए जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और अगर श्रम पूंजी घटाया जाएगा तो उत्पादन भी घटेगा। अगला टॉपिक है उत्पादन के कारक दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन के जो साधन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर कारक यानी कि स्थिर साधन, दूसरा होता है परिवर्ती कारक यानी कि परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर कारक क्या है? तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जो उत्पादन परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते। यानी कि जब उत्पादन में परिवर्तन बढ़ाया जाता है उत्पादन को, तो वह कारक में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के शून्य होने पर भी ये उतने ही रहते हैं। जैसे भूमि, मशीन आदि का जो किराया होता है वह उत्पादन हो या ना हो उतना लगेगा तो लगेगा। दूसरा होता है परिवर्ती कारक। तो परिवर्ती कारक वे कारक होते हैं जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्ती कारक के साधन जो है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, तब उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन के शून्य होने पर ये भी शून्य हो जाते हैं। यानी कि उत्पादन नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी अगर परिवर्ती कारक क्यों लगाएगा कोई भी फर्म, जैसे कि श्रमिक और कच्चा माल, यानी कि उत्पादन नहीं होगा तो श्रमिक नहीं लगेंगे, कच्चा माल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए उसका लागत शून्य हो जाएगा। अगला टॉपिक है उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन का दो प्रकार होता है। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखते हैं हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में स्थिर कारक स्थिर होते हैं तथा उत्पादन को केवल परिवर्ती कारक में वृद्धि करके उसे बढ़ाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अल्पकाल में किए गए उत्पादन और कारकों के बीच फलनात्मक संबंध दिखाता है, जहां एक कारक स्थिर होते हैं तथा दूसरा परिवर्ती होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है और इसका फलन होता है Qx, यानी कि x वस्तु का उत्पादन बराबर फंक्शन ऑफ L और K। Qx के जगह पे आप P भी रख सकते हैं। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर इन कैपिटल। जो यहाँ पे L से श्रम की इकाई को दिखाया गया है, K से पूंजी की मात्रा को दिखाया गया है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन को परिवर्ती कारक तथा स्थिर कारक दोनों में वृद्धि करके बढ़ाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन दीर्घकाल में किए गए उत्पादन और उसके कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को दिखाता है, जहां दोनों ही कारक परिवर्ती होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, इसमें दोनों साधन को सिर्फ परिवर्ती किया जाता है। अगला टॉपिक है परिवर्ती अनुपात का नियम। तो परिवर्ती अनुपात का नियम के अनुसार जैसे जैसे स्थिर कारकों के साथ परिवर्ती कारकों की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है, तो आरंभ में परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। परंतु एक ऐसी स्थिति अवश्य आती है जब परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है तथा शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि अगर स्थिर साधन को स्थिर रखते हैं और परिवर्ती साधनों को सिर्फ परिवर्तित करते जाते हैं तो उत्पादन प्रारंभ में बढ़ेगा, लेकिन अधिक प्रयोग करने के बाद वह उत्पादन में कमी होने लगेगी। इस टेबल में देख सकते हैं भूमि की इकाई दी गई है और श्रम की इकाई, कुल उत्पाद TP और सीमांत उत्पाद MP। जो भूमि की इकाई है वह 1 1 है, यानी कि यह स्थिर साधन है इसलिए इसे स्थिर रखा गया।
श्रम की इकाई को एक एक करके बढ़ाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो कुल उत्पाद है वह शुरू में 2 था, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद जैसे 9 तक बढ़ा, उसके बाद देखिए लगातार यह घटते दर से बढ़ रहा है, यानी कि सीमांत उत्पाद देख सकते हैं शुरू में 2 था, फिर 5 3 हुआ, यानी कि 3 बढ़ा था, यानी कि 5 हुआ था, फिर 9 हुआ था तो 4 बढ़ा था, फिर 12 हुआ था कुल उत्पाद तो 3 बढ़ा, फिर 14 हुआ कुल उत्पाद तो 2 बढ़ा। इस तरह बढ़ते शुरू में तो प्रारंभ में तेजी से बढ़ा सीमांत उत्पाद, लेकिन अंततः घटने लगा और फिर आगे चलकर वह ऋणात्मक हो गया। कुल उत्पाद का जो चित्र बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ देख सकते हैं यह एक्स वाई अक्ष में उत्पादन को रखा गया, एक्स अक्ष में श्रम की इकाई को, लेबर को, और यह 0 से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ते जाता है कुल उत्पादन। इसमें अगर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की बात करें तो सीमांत उत्पाद जो है वह ऐसे प्रारंभ में ऐसे स्टार्ट होता है और फिर यह धीरे धीरे घटते हुए या ऋणात्मक हो जाता है। और जो कुल उत्पाद होता है वह ऊपर हो जाता है, लेकिन यह ऋणात्मक कभी नहीं होता, ना ही कभी भी एक्स अक्ष को टच करेगा इसे आके, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अगला टॉपिक है कुल उत्पाद टीपी तथा सीमांत उत्पाद एमपी में संबंध है। तो पहला है आरंभ में सीमांत उत्पाद एमपी जो है वह बढ़ रहा होता है, इसलिए कुल उत्पाद जो टीपी होता है वह भी बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरा है जब सीमांत उत्पाद एमपी घट रहा होता है तो कुल उत्पाद जो टीपी वह घटती दर से बढ़ता है। तीसरा है जब सीमांत उत्पाद एमपी जो है सो शून्य हो जाता है तो कुल उत्पाद अधिकतम अवस्था में होता है। चौथा है जैसे ही सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है कुल उत्पाद गिरना प्रारंभ कर देता है। अगर हम बात करें औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध में, तो इसमें पहला होता है कि जब सीमांत उत्पाद बड़ा होता है तो औसत उत्पाद से, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो औसत उत्पाद से जिससे जो सीमांत उत्पाद है वह नीचे होता है, और जब सीमांत उत्पाद छोटा होता है यानी कि घटता है तो औसत उत्पाद से वह नीचे होता है। तीसरा, जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं तो औसत उत्पाद अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। चौथा, सीमांत उत्पाद जब शून्य और ऋणात्मक हो जाता है तो औसत उत्पाद भी घटता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सीमांत उत्पाद जब बढ़ रहा है तो औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे नीचे है। दूसरी अवस्था में जब सीमांत उत्पाद घट रहा है तो औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी नीचे है। तीसरी अवस्था में जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं, यहाँ पे बराबर हो जा रहे हैं, और फिर जब सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ कर देता है तो औसत उत्पाद जो है उससे ऊपर रहता है, और फिर अंततः सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन औसत उत्पाद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यह उससे ऊपर रहता है। अगला टॉपिक है परिवर्ती अनुपात के नियम के विभिन्न चरण। तो परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि अगर उत्पादन को एक ही कारक में परिवर्तन करके बढ़ाया जाए और दूसरे कारक को स्थिर रखा जाए तो कुल उत्पाद जो होता है और सीमांत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है। पर उत्पादन पर पड़ने वाले इन प्रभावों को 3 चरणों में बांटा जाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है, प्रथम चरण में आरंभ में सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, इसलिए कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है और इसे कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। दूसरा चरण है कि जब सीमांत उत्पाद घट रहा होता है तो कुल उत्पाद भी घटती दर से बढ़ता है और इसे इस कारक के ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। तीसरा चरण है कि जैसे ही सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है कुल उत्पाद गिरना आरंभ कर देता है, इस कारक के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है इसे। अगला टॉपिक है हमारा लागत, यानी कि उत्पादन खत्म हो गया, अब देखते हैं लागत क्या होता है। तो उत्पादन के साधनों पर किया गया खर्च जो है वह लागत कहलाता है, यानी कि जितना उत्पादन करने में खर्च किया गया वह लागत कहलाएगा। और जो उत्पादन के साधन होते हैं वह होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, साहसी, संगठन आदि। तो भूमि में खर्च किया गया तो वह भी लागत कहलाएगा, श्रम में खर्च किया गया तो लागत कहलाएगा,
तो जो लागत होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कुल लागत, दूसरा औसत लागत, तीसरा सीमांत लागत। जिस तरह उत्पादन 3 प्रकार के थे, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, उसी तरह लागत भी 3 होते हैं। कुल उत्पाद को भी 2 भागों में बांटा जाता है, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल लागत क्या है। तो टोटल कॉस्ट तो उत्पादन के साधनों पर किया गया कुल खर्च कुल लागत कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC यानी कि कुल लागत इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है TC इज इक्वल टू AC इंटू क्यू यानी कि औसत कॉस्ट इंटू क्यू यानी कि उत्पादन की इकाई। तीसरा TC इज इक्वल टू MC का योगफल यानी कि सीमांत कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का योग। इसका जो चित्र होता है कुल उत्पाद का इस तरह होता है, वाई अक्ष एक्स अक्ष और यह ऊपर से स्टार्ट होकर इस तरह जाता है TC। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा से दिया गया है। अगला इसमें है कुल लागत को 2 प्रकार के होते हैं। जो कुल लागत होते हैं वह पहला कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वह स्थिर लागतों पर किया गया खर्च होता है। जो स्थिर लागतों पर किया जाता है खर्च वह कुल स्थिर लागत कहलाते हैं। इसे निकालने के लिए पहले फार्मूला लिखते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। उसके बाद TFC निकालना है क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत, तो इसे TC में TVC को माइनस कर देना पड़ेगा, तब आ जाएगा यह TFC। इसमें TFC बराबर एक और फार्मूला होता है AFC इंटू क्यू यानी कि औसत स्थिर लागत को उत्पादन की इकाई से गुना करने पर। इसका जो चित्र होता है वाई अक्ष एक्स अक्ष, इसमें TFC यानी कि यह सीधी रेखा होती है एक्स अक्ष के समानांतर। दूसरा होता है कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च कुल खर्च कहलाएगा कुल परिवर्तनशील लागत, जिसे कि लिख सकते हैं TC बराबर TFC प्लस TVC यानी कि कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल वेरिएबल लागत। तो इसमें TVC निकालना है तो TC में TFC को माइनस कर देना है और इसे एक और फॉर्मूला है TVC बराबर ABC इंटू क्यू यानी कि उत्पादन की इकाई और औसत वेरिएबल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे गुना कर देना है। इसका चित्र कुछ इस तरह बनता है, यह वाई अक्ष हो गया, यह एक्स अक्ष और यहाँ मूल बिंदु हो गया ओरिजिन पॉइंट और यह 0 से स्टार्ट होकर कुछ इस टाइप का जाता है। अब अगला है औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट। तो प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है जो प्रति इकाई खर्च किया जाता है। इसे कुल लागत को उत्पादन की इकाई से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अगर औसत लागत निकालना है तो इसे कुल उत्पादन जितना हुआ उसे उत्पादन की इकाई यानी कि Q से भाग देकर निकाला जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई Q। AC जो कुल लागत है, TC जो है वह AC जो औसत लागत है, TC कुल लागत और Q है उत्पादन की इकाई। तो इसे भाग देकर इसे और अगर थोड़ा हल करें तो AC बराबर जो होता है वह TFC प्लस TVC डिवाइड बाई Q यानी कि TC जो होता है उसे 2 भागों में बांटा जाता है TFC प्लस TVC। तो यहाँ उसी को लिखा गया है बड़ा करके डिवाइड बाई Q। अगर इसे और तोड़े तो TFC डिवाइड बाई Q प्लस TVC डिवाइड बाई Q हो जाएगा और अगर TFC डिवाइड बाई Q करेंगे तो AFC बन जाएगा और TVC डिवाइड बाई Q करेंगे तो ABC बन जाएगा यानी कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। यहाँ पर AC जो होता है औसत लागत उसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, पहला AFC यानी कि औसत फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट औसत स्थिर लागत, दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत। इसका चित्र कुछ इस टाइप का बनता है, यह है वाई अक्ष, यह है एक्स अक्ष और औसत लागत का वक्र कुछ इस टाइप का बनता है।
तो हम लोग देखते हैं औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसे कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाई से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, यानी कि AFC इज इक्वल टू TFC, यानी कि कुल स्थिर लागत डिवाइड बाय Q। इसका जो चित्र होता है y अक्ष हो गया, यह x अक्ष कुछ इस टाइप का बनता है, गिरता हुआ मांग वक्र की जैसा। यह हो गया AFC। अगला है औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसे कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाई से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, ABC इज इक्वल टू TVC डिवाइड बाय Q। इसका जो ग्राफ होता है इस तरह टाइप का बनता है, इस टाइप का ABC। अगला है सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन पर किया गया जो खर्च होता है वह सीमांत लागत कहलाता है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन में किया गया खर्च सीमांत लागत कहलाता है। इसे जो MC होता है सीमांत लागत, उसे TCN-1 से निकाला जाता है। इसका दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पे MC इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत में परिवर्तन डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन। इसका जो ग्राफ होता है इस तरह बनता है, MC इस टाइप का MC बनता है। यहाँ पे नोट एक ठो दिया गया है कि लागत का वक्र जो होता है वह U आकार का होता है। जो प्रोडक्शन का वक्र होता था वह उल्टा U आकार के होते थे, और लागत का वक्र होता है वह U आकार का होता है, सीधा U। अब हम लोग देखते हैं औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। तो यहाँ पे टेबल दिया गया, औसत जो यूनिट दिया गया, आउटपुट यूनिट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। TC जो है वह दिया गया कुल लागत 10, 20, 30, 28, 34, 38, 42, 48, 56। यहाँ पे AC जो है इसे निकालना पड़ेगा। तो शुरू में प्रारंभ में डैश हो गया यहाँ खाली, उसके बाद जो है सो TC 20 है, तो AC निकालने के लिए TC डिवाइड बाय Q किया जाता है। तो 20 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा। फिर 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 14 आ जाएगा। फिर 34 को 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो 11.3 आ जाएगा। फिर 38 को 4 से करेंगे तो 9.5। फिर 42 को 5 से करेंगे तो 8.4। फिर 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह आ गया ये औसत कॉस्ट। अगर सीमांत लागत निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, तो इससे फार्मूला था TCN, यानी कि शुरू में तो डैश हो जाएगा, दूसरा में निकालना है तो TCN। तो 20 जो है दूसरा में, उसमें TCN-1, एक कम वाले को घटा देना है 10, यानी कि तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 28 को निकालना है तो इसमें 20 घटाना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। फिर 34 का निकालना है तो इसमें 28 घटाना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। फिर 38 का निकालना है तो इसमें 34 घटाना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। फिर 42 में निकालना है 5वां इकाई में सीमांत कॉस्ट, तो इसमें 38 घटाना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। फिर 48 का निकालना है तो इसमें 42 घटाना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। फिर अगर 7वां इकाई में निकालना है 56 में, तो इसमें 48 घटाने से या 8 आ जाएगा सीमांत लागत। इसका ग्राफ जो है सो कुछ इस टाइप का बनता है। यह Y अक्ष, यह X अक्ष हो गया, यह Y, यह X अक्ष। इसमें जो है सो सीमांत कॉस्ट इस टाइप का, औसत कॉस्ट इस टाइप का बनेगा। तो इसमें जो होता है AC प्रारंभ में गिरता है तेजी से, देखिए यहाँ पे गिर रहा है तेजी से, यहाँ तेजी से गिर रहा है AC। तो MC जो है MC भी गिर रहा होता है, लेकिन यह AC से नीचे होता है। यहाँ लिखा गया है AC ग्रेटर देन MC, यानी कि AC ऊपर होता है और MC नीचे। दूसरी अवस्था में जब देखें तो AC जब बढ़ रहा होता है तो AC यहाँ से बढ़ रहा है ऊपर, तो जो AC है वह MC से नीचे हो जाता है, यानी कि MC ऊपर हो जाता है, AC नीचे हो जाता है। तीसरी अवस्था में देखें जब AC स्थिर होता है, यानी कि AC इस तरह बनता है तो स्थिर, यहाँ पे स्थिर, जो यहाँ स्थिर है AC,
तो इस समय जो स्थिर होता है इस यहाँ पे, तो AC और MC बराबर होते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे देखिए बराबर हैं। यहाँ पे दोनों ऐसे बराबर हो गए, यहाँ पे जहाँ कटा है वहाँ, तो इसमें यह संबंध पाया जाता है। अगर इसे देखें तो सीमांत लागत गिरते हुए अपने न्यूनतम स्तर पर होता है तथा औसत लागत भी गिरता है, परंतु सीमांत लागत से ऊपर होता है। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो सीमांत लागत ऊपर की ओर उठने लगता है और औसत लागत को अपने न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए जाता है तथा औसत लागत इस अवस्था में न्यूनतम स्तर पर होकर स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था में सीमांत लागत और औसत लागत आपस में बराबर हो जाते हैं। अगला है सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बढ़ते हैं ऊपर की ओर, लेकिन सीमांत लागत की बढ़ने की गति जो है वह औसत लागत की अपेक्षा अधिक होती है। इस तरह यह चैप्टर समाप्त हुआ।